राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 के अध्याय 4 और 4 का पर चर्चा करेंगे। ये आपका वीडियो नंबर 5 है, ठीक है, या भाग 5 कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इस एक्ट पर यानी SC/ST से संबंधित कानून पर 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं। ठीक है, ये 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो के माध्यम से हम लोग इस अधिनियम के अध्याय 4 और 4 का पर चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख धारा 14 से लेकर के 15 का तक में किया गया है। तो धारा 14 का, 15 और 15 का, यानी 4 धाराएं हैं इस अध्याय में। इस अध्याय 4 का नाम विशेष न्यायालय, और अध्याय 4 का जो है वो साक्षियों एवं पीड़ितों के अधिकार की बात करता है कि जो मामले से संबंधित पीड़ित है या उसके आश्रित हैं या जो गवाह हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार दिया जाएगा। ये राज्य सरकार की ड्यूटी डाली गई है कि जब SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया जाए तो उस मामले में जो पीड़ित हैं और जो उनके आश्रित हैं, ठीक है, और आश्रित कौन कहलाते हैं, आश्रित की परिभाषा मैंने जो है दूसरे वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, यानी भाग 2। और जो गवाह हैं उस मामले में, इनके लिए एक स्कीम तैयार करने की ड्यूटी डाली गई है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार ने वो स्कीम तैयार कर रखी है। और उस स्कीम के माध्यम से इन तीनों लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लेख एक अलग से अध्याय बनाया गया। अध्याय 4 का और धारा 15 का जोड़ा गया, जिसमें उसका उल्लेख किया गया है, ये वर्णन किया गया है। मैं इसको अलग से बताऊंगा। ये आपके मेंस में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीड़ित एवं उसके आश्रित तथा साक्षियों के अधिकार के बारे में राज्य सरकार के द्वारा किन रूपों में स्कीम तैयार किया जाता है, या तैयार किए गए स्कीमों का उल्लेख करें, या पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकारों का उल्लेख करें। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी मेंस में पूछा जा सकता है। और इस धारा 14 और 14 का के एवं 15 से भी पूछा जा सकता है कि विशेष न्यायालय के रूप में गठन किसका किया जाएगा, यानी किस न्यायालय का विशेष रूप में, मतलब विशेष न्यायालय के रूप में गठन किया जाएगा, और विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये और धाराओं के साथ जोड़कर भी पूछा जा सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है कि विशेष न्यायालय एवं लोक अभियोजक के अंतर्गत कौन आते हैं, या टिप्पणी भी दिया जा सकता है विशेष न्यायालय एवं लोक अभियोजक पर लिखने के लिए। तब आपको बताना पड़ेगा कि किस रैंक का विशेष न्यायालय गठित किया जाएगा और लोक अभियोजक बनने की क्या योग्यता होगी इस मामले के लिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहले धारा 14, जिसमें विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की बात की गई है। देखिए, राज्य सरकार को पावर दिया गया कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, यानी हर स्टेट की अपनी राज्य सरकार अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी एक या एक से अधिक जिले के लिए विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। यानी एक ही विशेष न्यायालय एक जिला या एक से अधिक जिले के लिए भी काम कर सकता है। यानी जब कभी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा तो अगर उसके लिए हर जिले में विशेष न्यायालय नहीं है तो जिस जिले के लिए जहां स्थापित किया गया है वहां आपको जाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि बाराबंकी में, उन्नाव में विशेष न्यायालय नहीं है, लखनऊ में स्पेशल कोर्ट बनाया गया है और बाराबंकी तथा उन्नाव का भी क्षेत्राधिकारता उसी को दिया गया है। तो ये दोनों जिले भी वहीं लखनऊ में जाएंगे, और जब लखनऊ में कोई अपराध होगा इस अधिनियम के तहत तो वो भी लखनऊ में ही सुना जाएगा। लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे लगभग हर एक जिले के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है, जबकि राज्य सरकार को ये पावर है कि वो चाहे जहां बड़े पैमाने पे अपराध हो रहे हैं या अपराधों की संख्या ज़्यादा है वहां के लिए बना दे स्पेशल कोर्ट अलग से SC/ST कोर्ट, और जहां पे
अपराधों की संख्या कम है, वहां पे जो जनरल उसका सेशन न्यायालय बना हुआ है उसी को SC ST मुकदमा भी सुनने का अधिकार दे दे। तो इस तरह से ये राज्य सरकार को पावर दिया गया है। लिखा है राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित कर सकेगी। एक जिले के लिए सेपरेट भी हो सकता है, दो या अधिक जिलों को मिला करके भी एक विशेष न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक, अच्छा हाँ, विशेष न्यायालय के रूप में जो सेशन न्यायालय होता है, ठीक है, सेशन न्यायालय स्थापित किया जाता है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन जज होता है। तो एक तरह से ये सत्र न्यायालय के समकक्ष का न्यायालय होता है विशेष न्यायालय। यहाँ पे सीधे संज्ञान लेने की पावर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये नोट करना है आपको कि सत्र न्यायालय को CRPC में डायरेक्ट संज्ञान लेने से मना किया गया है सेक्शन 193 में, ठीक है। लेकिन 193 में 3 अपवाद लिखे हैं कि उस अधिनियम में यानी CRPC में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या जब तक मामला धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को सुपुर्द न किया जाए किसी अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान नहीं ले सकता है। तो ये तत्समय प्रवृत्त विधि की छूट दी गई है। तो ये विधि देखिए SC ST एक्ट के तहत, ठीक है, डायरेक्ट संज्ञान लेने की पावर दी गई है सत्र न्यायालय को। तो आप लोग सेक्शन 193 पे CRPC में लिख सकते हो कि अपवाद के रूप में, ठीक है, SC ST एक्ट की धारा 14। उसके बाद पर्याप्त न्यायालयों का गठन एवं यथासंभव 2 माह के भीतर मामले का निपटारा। यानी कोर्ट जितना चाहे, वो राज्य सरकार जितना चाहे उतना पर्याप्त न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि लगभग हर जिले में आपको मिल जाएंगे, कहीं एक जिलों में भले ना हो। और 2 मास के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यथासंभव कोशिश किया जाएगा कि मामले का निस्तारण चार्जशीट पेश किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर किया जाएगा। और कार्रवाई का दिन प्रतिदिन जारी रखना, यानी ध्यान दीजिए, कार्रवाई दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी जब तक विशेष कारणों से मामला स्थगित किए जाना उचित कोर्ट ना समझे। नहीं तो SC ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो कार्रवाई यथाशीघ्र जारी रखेगी, यानी डेली कार्रवाई चलती रहेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फास्ट ट्रायल करने की बात यहाँ की गई है, जैसा कि CRPC की धारा 309 में भी फास्ट ट्रायल की बात की गई है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी फास्ट ट्रायल की बात की गई है धारा 14 के अंतर्गत। और समय सीमा बता दिया गया है कि 2 मास के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा। और आरोप पत्र दाखिल होने से 2 मास के भीतर, यानी जो 2 मास का समय सीमा है ये कब से काउंट होगा, जब चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी, यानी जब डिप्टी SP अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगा तो पेश किए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। ये समय दिया गया है। लेकिन व्यवहार में, ठीक है, आप देखेंगे तो ये सब कुछ नहीं लागू हो पाते हैं। हाँ, मामले जरूर थोड़े जल्दी निस्तारित हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में ये सारे कानून धत्त हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लागू हो पाता है, भले समय सीमा लिखा हुआ है। अभी मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, चार्जशीट पेश होने से ट्रायल कितने दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, और उस मामले में अपील कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा। क्योंकि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक मामला अंतिम रूप से फाइनल नहीं माना जाता है। तो इन तीनों की समय सीमा जोड़ करके मैक्सिमम टाइम बताऊंगा कि कितने दिन के भीतर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर निस्तारित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो व्यवहार में लागू नहीं हो पा रहा है। धारा 14 का में अपील बताया गया है, ठीक है। अपील कहाँ की जाएगी, यानी जब SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा तो अपील कहाँ करेंगे। अगर विशेष न्यायालय ने कोई भी आदेश पारित किया, कोई निर्णय पास किया है, तो उसकी अपील हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये धारा 14 का में बताया गया है कि SC ST एक्ट के तहत जब सेशन न्यायालय किसी को दोषी ठहराए या दोष मुक्त करे, ठीक है, जो भी आदेश पारित करे, बशर्ते वो आर्डर इंटरलोकेटरी आर्डर नहीं होना चाहिए, अंतर्वर्ती आदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्वर्ती आदेश होता है उसकी अपील नहीं की जा सकती। अंतर्वर्ती आदेश का मतलब होता है कि जैसे न्यायालय ने किसी गवाह को बुलाने के लिए समन जारी कर दिया, किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए समन जारी कर दिया,
ठीक है, कमीशन जारी कर दिया, तो ये सब जो आदेश होता है ये आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहलाता है और ये उस मामले में न्याय तक पहुंचने के लिए संपोषक कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। अतः ये सब रिवीजन या अपील योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इनको अपील या रिवीजन योग्य बना दिया जाएगा तो मामले का निस्तारण ही समय पे नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अंतर्वर्ती आदेश के सिवाय अन्य आदेश का अपील हाईकोर्ट में होना, यानी अपील कहाँ होगा, हाईकोर्ट में होगा, क्योंकि सेशन न्यायालय है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट में होगा। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 374 में भी यही बात बताई गई है कि सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में होती है। हाँ, लेकिन शर्त एक लगा हुआ है वहां पे कि अगर सहायक सत्र न्यायाधीश का कोई दंडादेश है तो उसकी अपील सत्र न्यायालय में ही होती है। क्यों? क्योंकि सहायक सत्र न्यायाधीश जब कोई दंडादेश पारित करे और उसका दंडादेश 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास ना हो तो अपील सत्र न्यायालय में होगी, और अगर 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास दे दे तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। वो असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहा हूं। फिर आगे लिखा हुआ है कि विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर या नामंजूर करने के आदेश के विरुद्ध भी अपील हाई कोर्ट में होगी। एक ध्यान दीजिएगा, जब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो बेल कहाँ मिलेगी, जमानत हमें कहाँ मिलती है, तो उसी सेशन कोर्ट में जो SC/ST स्पेशल कोर्ट बना हुआ है उसी कोर्ट में हमें बेल मिल जाती है, यानी उस बेल की सुनवाई उसी कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसी सेशन न्यायालय में जाइए जो उसके लिए अलग से बनाया गया है उस जिले में, और अगर वहाँ आपका बेल खारिज हो जाता है या आपका बेल मंजूर हो जाता है, क्योंकि अगर अभियुक्त का बेल मंजूर हुआ तो पीड़ित विक्टिम होगा, और यदि उसका बेल खारिज हो गया तो विक्टिम अभियुक्त स्वयं होगा। तो इन दोनों आदेशों के विरुद्ध चाहे अपील स्वीकार की गई हो चाहे अपील अस्वीकार कर दी गई हो, यानी चाहे रिजेक्ट किया गया हो या एक्सेप्ट किया गया हो, दोनों ही आदेश अपील योग्य होते हैं और इसकी अपील तब हाई कोर्ट में की जा सकेगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले बेल एप्लीकेशन के लिए कहाँ जाना है, सेशन कोर्ट में जाना होगा। हाई कोर्ट में अगर आप गए तो भगा दिया जाएगा आपको वहां से, आपका बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा। तो फर्जी में आप किसी अधिवक्ता के बहकावे में आकर के हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा और वहां आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में जाइएगा, जब वहां खारिज हो जाए तब आप हाई कोर्ट जाइएगा। उसके बाद लिखा हुआ है अपील का समय सीमा, ठीक है, विशेष दशाओं में वो अपील की समय सीमा 90 दिन, विशेष दशाओं में 180 दिन बताया गया है, और अपील का निस्तारण यथासंभव 3 माह के भीतर किया जाएगा। अब जरा समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता दे रहा हूं। जब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा अपराध होता है तो उसमें FIR दर्ज किए जाने की समय सीमा या कंप्लेंट दर्ज कराने की जो समय सीमा है, ठीक है, कितने दिन के भीतर FIR या कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, इसकी जो समय सीमा है वो आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार बताई गई परिसीमा काल के अनुसार दर्ज होगा। क्योंकि 1 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध है तो परिसीमा काल 1 साल है, ठीक है, और 6 माह केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो परिसीमा काल 6 महीने है। 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है किंतु 3 वर्ष से अधिक तो परिसीमा काल 3 साल होती है। और अगर किसी अपराध के लिए 3 साल से ज़्यादा सजा लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई समय सीमा प्रतिबंधित नहीं किया गया। आप कभी भी FIR दर्ज करा सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, जब आप बाद में दर्ज कराने जाएंगे तो आपसे रीजन पूछा जाएगा, अभी तक कहाँ सो रहे थे, ठीक है। तो FIR या कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। FIR दर्ज होने की तारीख से, इस अधिनियम वो अपराध होने की तारीख से, यानी जब इस अधिनियम के तहत अपराध होगा तो FIR या परिवाद कितने दिन के भीतर दर्ज कराया जाएगा वो परिसीमा काल CRPC की धारा 468 में बताई गई है, यहाँ इस संहिता में नहीं बताई गई है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन यथासंभव 60 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। ये इसी अधिनियम में बताया गया है। कितने दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, 60 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। CRPC में भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ अपराधों की समय सीमा बताई गई है धारा 173(1) का में, ठीक है, 1A में। तो वहां आप देखेंगे तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में
जो गंभीर अपराध हैं रेप वगैरह से जुड़े हुए, उनमें 2 महीने की समय सीमा बताई गई है। उसी तरह से SC/ST एक्ट के तहत अपराध होने पे इन्वेस्टिगेशन करने की समय सीमा 6 महीने। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया तो आरोप पत्र दाखिल होगा, ठीक है। 6 महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उसकी सुनवाई करने की समय सीमा 2 महीने बताई गई है कि 2 महीने के भीतर उसका ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद ट्रायल पूरा होने के बाद जब अपील की जाएगी तो अपील करने की समय सीमा 90 दिन है, या विशेष दशाओं में आप 180 दिन के भीतर भी अपील दाखिल कर सकते हैं। और जब अपील दाखिल हो जाएगा तो अपील का निस्तारण 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से FIR दर्ज कराने या कंप्लेंट दर्ज कराने की समय सीमा CRPC में बताया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण या विवेचना कितने दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, 60 दिन के भीतर, ठीक है। विवेचना पूरा किए जाने के बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो वो कितने दिन के भीतर जजमेंट सुनाएगा, 2 महीने के भीतर जजमेंट सुनाएगा। जजमेंट सुनाए जाने के बाद अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी, 90 दिन के भीतर, विशेष दशाओं में 180 दिन के भीतर, ठीक है। मतलब इतना दिन आपको छूट दिया जा सकता है। अपील दर्ज हो गई, अपील का सुनवाई कितने दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, तो वो है 3 महीना। इस तरह से पूरे मामले का स्टेप बाय स्टेप निस्तारण किए जाने की समय सीमा बताई गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि व्यवहार में ये लागू हो पा रहा है, ठीक है। 1-1, 2-2 साल, 3-3, 4-4 साल तक मामले चल रहे हैं इस तरह से। तो व्यवहार जो कानून सैद्धांतिक तौर से लिखा गया है, व्यवहार में वो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं है। आइए विशेष लोक अभियोजक के बारे में धारा 15 में बताया गया है, जबकि आप CRPC में देखेंगे विशेष न्यायालय वो विशेष लोक अभियोजक के गठन की बात, ठीक है, धारा 24 की उपधारा 8 में बताया गया है, क्योंकि 2 ही धाराएं CRPC में हैं जो लोक अभियोजक के गठन की बात करते हैं, धारा 24 और 25। 24 में लोक अभियोजक, 25 में सहायक लोक अभियोजक और 24 में विशेष लोक अभियोजक के गठन की बात उपधारा 8 में किया गया है। और वहाँ योग्यता 10 वर्ष की प्रैक्टिस मांगी गई है, जबकि यहाँ जो विशेष लोक अभियोजक गठित किया जाता है उसके लिए केवल 7 वर्ष तक का ही प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर वो 7 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा है, यानी प्रैक्टिस किया है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन 7 वर्ष तक के लिए 7 वर्ष तक हो चुका है, तो उसे विशेष लोक अभियोजक SC/ST कोर्ट में बनाया जा सकता है, ठीक। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाती है। उसके बाद ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 4 का पे, ठीक है, जो धारा 15 का जिसमें जोड़ा गया है पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकार की बात की गई है। क्या अधिकार है, एक एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक। और लिखा है पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार। क्या अधिकार है? राज्य सरकार को पावर दिया गया कि हिंसा आदि से पीड़ित, हिंसा हुआ हो, धमकी दी गई हो, ठीक है, कोई उत्प्रेरणा दी गई हो, इस तरह से, मतलब कोई धमकी, हिंसा, उत्प्रेरणा दी गई है, तो पीड़ित उसके आश्रित या साक्षियों को, चाहे पीड़ित को दिया गया हो या पीड़ित की मृत्यु वगैरह हो गई हो तो उसके जो आश्रित हैं उनको दी गई हो या गवाहों को दी गई हो, ठीक। राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि उनको संरक्षण देगी, ठीक है, उन्हें संरक्षण देगी, किसी तरह से उन्हें कोई धमकी ना दी जाए, कोई प्रेरणा न दी जाए, कोई वचन न दी जाए। उसके बाद दूसरे में लिखा पीड़ित के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाएगा, यानी जो पीड़ित है, चाहे उसका आश्रित हो चाहे स्वयं पीड़ित हो, उसके साथ सम्मानपूर्ण तरीके से बर्ताव किया जाएगा, ठीक है। वो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है न्यायालय की कार्रवाई की सूचना पाने का अधिकार होगा, यानी न्यायालय में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उस पीड़ित को लेकर के हर एक कार्रवाई की सूचना पाने का उसे अधिकार दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, ठीक है, अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कार्रवाइयाँ हो, चाहे उसे दोषी ठहराया जाए, ठीक है, उसे अब ये सजा उसको जो है 360 के तहत डांट डपट के छोड़ा जाए, पूर्वीक्षा पे छोड़ा जाए, उसे दोष मुक्त किया जाए, उसे उन्मोचित किया जाए, दंड के पक्ष पे उसे सुना जाए, तो यहाँ पीड़ित को भी ये राइट है कि उसे बता दिया जाए कि एक कार्रवाई होने वाली है, आप आ जाइए। उसके बाद लिखा पीड़ित को साक्षियों को बुलाने के आदेश का जारी करने के लिए आवेदन, यानी पीड़ित को यह अधिकार है कि वो चाहे उस मामले से संबंधित गवाहों को या किसी दस्तावेज पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, ठीक है, कोर्ट से आवेदन कर सकता है कि साहब आप आदेश का जारी कर दो, यानी समन जारी कर दो या गिरफ्तारी वारंट जारी कर दो, जिससे वो गवाह आ जाए, मेरे कहने पे नहीं आ रहा।
ये भी पीड़ित का राइट है। ठीक है, आगे लिखा पीड़ित को अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में सुने जाने का अधिकार। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध हो या उसके फेवर में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, चाहे उसे डिस्चार्ज किया जा रहा हो, एक्विटल किया जा रहा हो, कन्विक्ट किया जा रहा हो, दंड के पक्ष पे सुना जा रहा हो, पूर्वीक्षा पे छोड़ा जा रहा हो, डांट डपट के छोड़ा जा रहा हो, जो भी प्रोसीडिंग होगी उसके लिए उस सब में अभियुक्त पीड़ित को सुने जाने का अधिकार है। ठीक है, पीड़ित जाए या ना जाए वो अलग की बात है, लेकिन उसे सुने जाने का राइट है, उसे मना नहीं किया जा सकता। इसके बाद है विशेष न्यायालय पीड़ित आश्रित सूचनाकर्ता या गवाह को दे सकेगा। यानी विशेष न्यायालय को कुछ पावर दिया गया है कि पीड़ित को या उसके आश्रित को या गवाहों को कुछ विशेष प्रकार के न्याय देने की बात की है। क्या कि न्याय की प्राप्ति के लिए पूर्ण संरक्षण, यानी किसी भी तरह की कोई प्रेरणा धमकी ना मिले, ये राज्य न्यायालय को पावर दिया गया कि उसे पूर्ण संरक्षण दे जब तक कार्रवाई चल रही है, जिससे मामले में न्याय स्थापित हो सके। इसीलिए आप देखिए हाथरस रेप कांड हुआ, हाथरस रेप कांड में उस मामले में पूर्ण निस्तारण हो सके, किसी तरह से गवाहों को कोई धमकी ना दिया जाए, वो गवाहों को ना धमकी दी जाए। ठीक है, जो उसके घर के लोग हैं, पीड़ित लड़की की तो खैर मृत्यु हो गई है, उसके जो गार्जियन हैं, माता पिता भाई बहन हैं, ठीक है, इन लोगों को पूरा संरक्षण दिया जाए, जिससे इन्हें कोई उत्प्रेरणा ना दी जा सके, कोई धमकी ना दी जा सके, किसी भी तरह से इनको बहकावे में ना लाया जाए। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पे फोर्स राज्य सरकार ने मुहैया कराया है, उन घर पे फोर्स लगी रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर में निकल आता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से, ठीक है, अभियुक्त की तरफ से उसे धमकियां उन लोगों को दी जाती रहती हैं। इसी तरह से आपका उन्नाव रेप कांड हुआ, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, उन्नाव रेप कांड में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं, पीड़ितों को धमकी दी जाती है। लड़की के पिता को जो है जेल थाने में बंद करके वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, पेपर में निकल के आता है कि वहाँ मार दिया गया उसे। तो इस तरह से, ठीक है, फिर उसका एक्सीडेंट होता है जिस पे विधायक जी के ऊपर आरोप लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेक्शन दिया गया, व्यवहार में सरकार कोशिश करती है कि गवाहों, साक्षियों, पीड़ितों को, ठीक है, उसके आश्रितों को संरक्षण दिया जाए, जिससे उस मामले में पूर्ण न्याय मिल सके, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाता है। आए दिन धमकियां दी जाती रहती हैं, गवाहों को उत्प्रेरणा से समझौता करा लिया जाता है मामले में, पैसा दे करके, लालच दे करके, ठीक है ना किसी तरह से उनको उत्प्रेरित कर ही दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके लिखे जाने के बावजूद भी कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। बहुत हद तक, ठीक है, जब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था तो ज़्यादा अत्याचार होता था, बिल्कुल धमकियां दी जाती थी, मारा भी जाता था, कोर्ट तक जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये व्यवस्था करने से बहुत हद तक उन्हें न्याय मिलती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ इसमें क्या क्या कर सकते हैं विशेष उपचार में। क्या अगला है, अन्वेषण, जांच या विचारण के समय यात्रा तथा भरण पोषण का व्यय भी दिया जाना। या देखिए, यानी जब तक मामले की प्रोसीडिंग चल रही है टीएडीए भी दिए जाने की बात की गई है। अच्छी बात है, ठीक है, कम से कम भाई, खास तौर से इस वर्ग के लोग जो आते हैं, ठीक है, अधिकतर आप देखेंगे अधिकांश लोग मजदूर हैं, ठीक है, लेबर हैं। अगर वो कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएंगे तो उस दिन का एक तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरा उनकी दिहाड़ी भी चली जाएगी, तो दोहरा नुकसान। ठीक है, तो ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें यात्रा तथा भरण पोषण का व्यय भी दिलाया जाए, और उपरोक्त के दौरान, यानी कार्रवाई के दौरान या अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की भी बात की गई है, और जरूरत पड़ने पे उनके स्थान को परिवर्तित भी कर दी जाए। ठीक है, यानी जहां वो रह रहे हैं, अगर वहां उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं, उत्प्रेरणा दी जा रही है, किसी तरह से कोई लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चाहे तो उनके स्थान को परिवर्तित कर सकती है, कहीं और कुछ समय के लिए रख सकते हैं, जब तक मामले का निस्तारण ना हो जाए। और आगे लिखा है, प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना। ठीक है, प्रदान किए गए, यानी ये जो अधिकार हैं इसके बारे में उनको राइट है कि उनको सूचित किया जाए। जैसे अरेस्टेड पर्सन के राइट होते हैं कि जब अरेस्टेड पर्सन को गिरफ्तार किया जाए तो उसे गिरफ्तारी के बारे में जानने का अधिकार है, उसे बताया जाए। उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है, सूचित किया जाए अधिकारों के बारे में पीड़ितों को या उनके आश्रितों को या गवाहों को। और आगे लिखा है कि साक्ष्यों के नाम व पता एवं पहचान को गुप्त रखना
ठीक है। ये भी हिदायत दी जा सकती है कि जो गवाह हैं, जो पीड़ित हैं, उनके नाम और पता को गुप्त रखा जाए, उसे उजागर ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे बदनामी होती है। फिर है उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। देखिए, अगर उत्पीड़न किया गया पीड़ित का या उसके आश्रित का या गवाह का उत्पीड़न किया गया, यानी उसको धमकी दी जाए, जैसा कि, ठीक है, मामलों में सुनने में आता है, ठीक है, कि अभियुक्त की तरफ से धमकी दी जा रही है, अभियुक्त की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, घर वालों को मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर धमकियां दी जा रही हैं तो इस पे व्यवस्था किया गया है, ध्यान दीजिए, इस पे स्पेशल व्यवस्था किया गया है कि तत्काल न्यायालय इस पे संज्ञान ले और ऐसे मामले का निस्तारण एक निर्धारित समय 2 महीना लिखा गया होगा, 2 महीने के भीतर करे और उन लोगों का उस मामले से अलग ट्रायल करे। यानी SC/ST एक्ट के तहत अगर अपराध हुआ तो उस अपराध में कार्रवाई के दौरान, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, यानी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अगर किसी तरह से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दी गई, चाहे पीड़ित को या उसी गवाह को या पीड़ित के आश्रित को, ठीक है, या उस मामले में गवाह को, तो इस पे तुरंत न्यायालय संज्ञान लेगा और अदर प्रोसीडिंग रोकेगा या नहीं रोकेगा, लेकिन सबसे पहले उस पे एक्शन लेगा उन लोगों के खिलाफ जो धमकियां दे रहे हैं। व्यवहार में नहीं हो पाता है, दुर्भाग्य है, ठीक है, दुर्भाग्य है कि इन सब पे एक्शन नहीं लिया जाता है। तत्काल अगर एक्शन ले लिया जाए तो शायद तुरंत न्याय मिल जाए। आगे लिखा हुआ है कि FIR दर्ज किया जाना एवं सभी कार्रवाइयों की वीडियो बनाई जाएगी। यानी FIR दर्ज किया जाएगा, यानी जब भी सूचना मिलेगा तुरंत FIR दर्ज किया जाए, ये उसका राइट है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। और उसके बाद राज्य को क्या पावर दिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य न्याय प्राप्ति के उद्देश्य, यानी राज्य सरकार को पावर दिया गया कि वो न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से, ठीक है, एक स्कीम तैयार करे। ये राज्य की ड्यूटी बनाएगी कि राज्य एक स्कीम तैयार करे और उस स्कीम में निम्नलिखित प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। क्या है? पहले है, ठीक है, वही कि FIR की कॉपी निःशुल्क दिया जाए, जैसे FIR दर्ज हो उसकी कॉपी तत्काल निःशुल्क दिया जाए, जैसा कि CRPC की धारा 154 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है निःशुल्क दिए जाने की। ख में है, अत्याचार से पीड़ित को नगद या वस्तु के रूप में तुरंत राहत सामग्री दिया जाए। मृत्यु या उपहति हो जाने पे या संपत्ति के नुकसान हो जाने पे उसे तुरंत राहत दिया जाए, ठीक है, यानी चाहे पैसे से या नगद या वस्तु के रूप में। फिर है, पीड़ित को खाद्य दिया, यानी खाने की सामग्री दिया जाए, ठीक है, अनाज हो गया, राशन तेल हो गया, ये सब चीज़ें। जल की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, कपड़े की व्यवस्था की जाए, उसके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए, उसके भरण पोषण पर खर्च होने वाले व्यय की व्यवस्था की जाए। ये इसके लिए राज्य सरकार को पावर ड्यूटी बनाई गई है कि वो एक स्कीम तैयार करे। फिर है, ऐसे जुड़े संगठनों को, ठीक है, यानी इस जो SC/ST से जुड़े हुए संगठन हैं, ठीक है, इनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों को, चाहे वो गवर्नमेंटेड हों या प्राइवेट हों, या जो सोशल वर्क कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए लोग, इस तरह के होने वाले अपराधों से जो संगठन जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये राइट है कि उन्हें सूचित किया जाए, उन्हें भी सूचना दी जाए। इसके लिए सरकार स्कीम तैयार करे, ठीक है, जिससे वो लोग अपने स्तर से हर संभव मदद कर सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकार की बात की गई है, जिससे उस मामले में पूर्ण न्याय की स्थापना हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 का देख लिया, ठीक है। और फिर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर समझ में आ रहे हैं वीडियो आपके लिए, ठीक है, फायदेमंद है, आपको लाभ दे रहे हैं, चाहे आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए, चाहे आपके कंपटीशन के लिए, चाहे आपको प्रैक्टिस के लिए, या आप कोई सोशल वर्कर है या किसी भी रूप में है, आपको कोई लाभ मिल रहा है इससे, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, इस तरह के वीडियो बनाए जाने चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या जिनकी पहुँच तक के वीडियो नहीं हो पाई है, उनको भी इसका लाभ मिलता रहेगा।
अब हम लोग इसके आगे जो अगला चैप्टर है अध्याय 5 अंतिम अध्याय है, प्रकीर्ण है मिसलेनियस के नाम से, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और इस तरह से ये अधिनियम लगभग समाप्त हो जाएगा।